हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा पे। दोस्तों, जैसा कि हम जो है आपके सुपर टेट में विज्ञान विषय यानी कि साइंस की बात कर रहे हैं, जिसमें हम आपसे इस समय बात कर रहे हैं लाइट चैप्टर की। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको क्या क्या टॉपिक आपके साइंस के लिए कवर करने हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी और हम लाइट का पार्ट 1 जो है वो अपलोड भी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपके कोई भी कंसेप्ट जो है वहाँ से छूट नहीं पाए और आपके एमसीक्यूज जो बनने वाले हैं वो मिस ना हो। ये हमने दोस्तों पार्ट 1 में बात की थी कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, फोटोन के बारे में, उसकी सर्वाधिक गति किसमें होती है, विब्योर क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने जो है बात की थी उस पहली वीडियो में। और यहाँ तक हमने दैनिक जीवन से जोड़ के भी आपको कई चीज़ें समझाई थी उसमें, कि सुबह शाम आकाश का रंग जो है लाल प्रतीत होता है। इन सभी से रिलेटेड जो फैक्ट थे, ज़रूरी फैक्ट जिससे एमसीक्यू ही बनते हैं, वो हम आपसे शेयर कर चुके हैं इसके पहले पार्ट में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो उसको ज़रूर से देख लीजिए। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे, पहले ये जानिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के परिवर्तन की, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हम बात करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की भी, उत्तल और अवतल दर्पण जिसे कहते हैं उसकी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे फ्रैक्शन, जिसको हम अपवर्तन कहते हैं, उसकी, कि क्या होता है ये। साथ ही साथ प्लेन मिरर, समतल दर्पण जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा एक टर्म है प्रकाश परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बात करें कि ये क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखिए कि लिखा हुआ है कि वस्तु देखने के लिए आवश्यक, किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश का परावर्तन होना आवश्यक है, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन होना आवश्यक है, तभी जो है वो हमारा प्रतिबिंब बनता है और उसके बाद ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बात करें अगर कि किसी सतह पर कोई प्रकाश की किरण आती है और सतह पर टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको इस चित्र के माध्यम से मैं समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे ये एक क्या है, मिरर रखा हुआ है, ठीक है, दर्पण है आपका। अब ये आपकी जो ये आप ये देख रहे हैं किरण आ रही है, रे आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। बात करें अगर इंग्लिश में इस रे की, तो रे ऑफ इंसिडेंट इसको कहते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, यहाँ पे होते हुए, यहाँ पे इस बिंदु पे होते हुए वापस लौट रही है, और इस लौटने के क्रम में इस किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण को हम इंग्लिश में क्या, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये रे देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है और ये यहाँ से आ रही है, रे ऑफ इंसिडेंस। बात करें ये बीच में क्या है, तो इसको हम एन से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं जिसे, और ये हमारा हिंदी में क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है। तो ये एक समतल दर्पण है, इस पे ये जो किरण आ रही है आपतित यानी इंसिडेंट रे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे हो रही है, इस पे जो हम ये परपेंडिकुलर अभिलंब खींचा हुआ है यहाँ पे, अगर बात करें हम, तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों ही जो एंगल होंगे, ये बनने वाला और ये बनने वाला, ये कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। आपको सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान यही रखना है कि प्रकाश के परावर्तन में किसी सतह पर जब आपतित किरण आती है तो वो उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है, इसे हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और बनने वाले दोनों कोण जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। चलिए देखिए आगे क्या है कि सबसे अच्छा परावर्तक, यहाँ से आपका एमसीक्यू बन गया कि सबसे अच्छा परावर्तक क्या होता है, तो समतल दर्पण जो होता है वो सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है, जिसे इंग्लिश में हम प्लेन मिरर कहते हैं। और अगर वहीं आपसे धातु में पूछ ले कि सबसे अच्छी धातु कौन सी परावर्तक का काम करती है, तो धातु जो है वो आपकी चांदी हो जाएगी। चांदी जो है वो सबसे अच्छा परावर्तक का कार्य करती है। बात करेंगे अब हम आपसे आगे टाइप्स यानी कि प्रकार की समतल दर्पण के। देखिए, टाइप्स और नंबर में डिफरेंस होता है। टाइप्स की जब कोई आपसे बात करे तो इसका मतलब है कि कितने प्रकार होते हैं, लेकिन वहीं आपसे जब इसकी नंबर की बात की जाए तो यानी कि संख्या में कितने होते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा भी गया है कि कितने प्रकार के होते हैं दर्पण, या फिर संख्या में कितने होते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट करते चलिएगा। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप एक पेन और एक कॉपी उठा के चलिए और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं उसको अपने वर्ड में लिखते चलिए, जिससे आपको बिल्कुल नोट्स इस चैप्टर पर अच्छे से अच्छा बन जाए। देखिए यहाँ पे
दो टाइप्स के होते हैं ये, एक समतल और एक गोलीय, और जो 3 इस संख्या में होते हैं वो होते हैं समतल, उत्तल और अवतल। बात करें अगर हम इस उत्तल और अवतल की, तो ये उत्तल और अवतल जो है वो इस गोलीय दर्पण का भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समतल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि समतल दर्पण आखिर क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समतल दर्पण के संबंध में कुछ ज़रूरी बातें इस तरह से मैंने जो है वो इस तरह से आपको एक नोट बनाया हुआ है कि जो समतल दर्पण से संबंधित प्रश्न आपसे बनेंगे पेपर में वो क्या हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, कैलिडोस्कोप में। आपका बन गया एक प्रश्न कि इसका प्रयोग समतल दर्पण का हम किस में करते हैं, कैलिडोस्कोप में, ध्यान जरूर रखिएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि यदि इसे थीटा कोण से घुमाया जाए, समतल दर्पण को यदि थीटा कोण से घुमाया जाए तो जो परावर्तित किरण होगी वो 2 थीटा यानी कि 2 थीटा कोण से घूमेगी, यानी ये इसकी 1 गुना ज़्यादा यानी कि डबल घूमेगी। बात करें आगे तो व्यक्ति, वस्तु, कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, अगर उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसे ऐसा देखने के लिए उस वस्तु या व्यक्ति की आधी लंबाई के बराबर दर्पण की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप जब शीशे में अपना मुंह देखते हैं या अपना पूरा देखते हैं, अपने को खुद पूरा को देखते हैं, तो क्या होता है कि आपको अपनी लंबाई से आधी लंबाई का जो है दर्पण की आवश्यकता होती है अपने पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए। बात करें आगे तो वस्तु दर्पण की तरफ वी चाल से, तो ये 2v चाल से बढ़ता है। वही बताने का मतलब है कि ये डबल से मूव करता है। बात करें समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो क्या होती है, इसकी फोकस दूरी जो होती है इसकी अनंत होती है यानी इन्फिनाइट होती है, और जो इसकी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो कैसी होती है, शून्य होती है। ध्यान से इस पॉइंट को बिल्कुल से समझ लीजिएगा क्योंकि इससे एमसीक्यू बनेगा आपका 110%। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत और क्षमता शून्य। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि आप जो है साथ साथ लिखते चलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट, जिससे आपके एमसीक्यूज भी बराबर तैयार होते रहें, और पूरे मन से इसको देखिए, पूरे एंड तक देखिए, जिससे आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो ये तो थे कुछ की पॉइंट्स आपके समतल दर्पण के संबंध में, जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बताई जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं इस गोलीय दर्पण के बारे में कि ये गोलीय दर्पण क्या होता है। तो जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है, कांच के उस खोखले गोले को काटा गया एक भाग होता है जिसका एक तल जो कैसा होता है, उभरा रहता है, और एक तल जो होता है वो दबा रहता है। तो होता क्या है, जो उभरा वाला तल होता है उस पर यानी कि एक तल पर लाल ऑक्साइड का जो है वो पेंट कर दिया जाता है, और जिससे जो दूसरी सतह होती है वो पूरी तरह से चमकदार हो जाती है, और बात करें तो वो परावर्तक का काम करने लगती है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये होता है गोली। ये मैं नहीं चाहती कि आपका इसका कोई भी एक भी एमसीक्यू छूटे, और जो इससे बनने वाले न्यूमेरिकल्स होंगे, इसके सूत्र से बनने वाले, वो मैंने आपको बताया है कि जो इसका 6th पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम सारे एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स को कवर कराएंगे। अभी आप ये सारे एमसीक्यूज 5 पार्ट की वीडियो में देखेंगे, जो अगर आपने लाइन से देख लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी एमसीक्यूज जो है वो किसी भी प्रकार से बच पाएगा जो आप एग्जाम में ना कर पाएँ। तो लेकिन आपको देखना वीडियो एंड तक है, और बहुत ही ध्यान से देखिए जिससे आपका कोई भी एमसीक्यू ना छूटे। तो देखिए दोस्तों, ये जो गोलीय दर्पण है इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो 1/u + 1/v बराबर 1/f। तो ये इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि गोलीय दर्पण का क्या सूत्र होता है, और आपको 4 ऑप्शन में ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। बाकी इससे बहुत अधिक नहीं पूछा जाएगा। बात करें अगर अब देखिए आगे हम अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में, तो आपको जैसा पता है कि ये गोलीय दर्पण के 2 भाग हैं, अवतल और उत्तल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण, और ये है आपका उत्तल दर्पण। आपको बस अवतल से इस बड़े वर्ड को याद रखना है और उत्तल से इस छोटे वर्ड को याद रखना है। अगर आपने इतना चीज़ याद कर ली तो फिर इसके सारे बनने वाले एमसीक्यू उदाहरण आपको आराम से याद हो जाएंगे। अच्छा, आप करेंगे क्या, देखिए जब आप अवतल लिख रहे हैं तो ये 4 अक्षर का वर्ड है, और जब उत्तल लिख रहे हैं तो ये 2, बल्कि ता भी आधा, तो ये 2.5 अक्षर का ही शब्द है। तो क्या करें, अवतल जब बड़ा है लिखने में तो आप बस बड़ा इसको याद रखिए इसके साथ, और उत्तल छोटा है लिखने में तो इसको छोटा सा याद रखिए। तो ये आपको अवतल से बड़ा और उत्तल से छोटा मेन मेरा याद रखने का, कराने का मोटिव है। चलिए आगे देखिए, परावर्तन जो है इसमें क्या होता है, दबे हुए तल से होता है। ये देखिए दबे हुए तल से क्या होता है, इसमें परावर्तन होता है, और इसमें जो परावर्तन होता है वो कैसा होता है, जो उभरा हुआ तल होता है उससे परावर्तन होता है। सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण के बारे में,
कि जो आपका अवतल दर्पण होगा कुछ इस प्रकार से, तो इसका परावर्तक ऐसे होगा, और वही जो उत्तल होगा उसमें कैसे होगा, इस प्रकार से आपका होगा परावर्तक। ठीक है, बात करें अगर कि सीधे जो प्रश्न बनते हैं अगर हम उस पर आए तो दोस्तों किसी तरह की समस्या ना हो हिंदी या इंग्लिश को लेकर, इसलिए मैं आपको इसकी पहले इसकी इंग्लिश भी बता दूं। तो जो आपका अवतल होता है इसको हम कॉनकेव नाम से जानते हैं, CONCAVE, कॉनकेव नाम से। और वही जो उत्तल होता है हम उसको किस नाम से जानते हैं, कॉन्वेक्स। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स इस नाम से हम इसको जानते हैं। अब चलिए बात करें अवतल की, जो आपने बड़ा याद कर लिया है। देखिए किसी वस्तु को जब बड़े रूप में देखना होगा, बस इसी बड़े के लिए आपको इस बड़े को याद रखना ज़रूरी था। जब किसी वस्तु को बड़े रूप में देखना होगा तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अच्छा ये बताइए कि बड़ा हम देख कैसे पाएंगे। बड़ा हम इस प्रकार देख पाएंगे, आप यहाँ देखिए देख पा रहे हैं इस फिगर में कि ये देखिए जो प्रकाश की किरण जा रही है ये वापस से परावर्तित होकर इधर आ रही है, और यहाँ से जो प्रकाश की किरण जा रही है वो वापस से परावर्तित होकर इधर आ रही है। और इस जगह पे आप देख पा रहे हैं ये इस जगह पे जो है वो क्या हो रहा है कि बिंदु जो है वो एक बिंदु पर ये प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, यानी कि ये प्रकाश की किरण एक ऐसे आ रही है और एक इधर से ऐसे जा रही है, और ये जो बिंदु है यहाँ पर प्रकाश की किरण क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि मिल रही हैं प्रकाश की किरण इस जगह पे, इसलिए इसको अभिसारी यानी कि इंग्लिश में कन्वर्जिंग भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए अभिसारी दर्पण, मान लीजिए आपके सामने वहाँ पे ये आपका अवतल नाम ना दिया गया हो, वहाँ पे नाम दिया गया हो आपका अभिसारी, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे ये बिंदु मिलेंगी तो क्या होगा, ये अभिसारी दर्पण होगा, एक बिंदु पर मिला देगा। अच्छा बात करें अगर हम इसको कि बड़े रूप में देखने के लिए काम आता है, तो सबसे पहले देखिए दाढ़ी। जब आप दाढ़ी बनाते हैं यानी शेव करते हैं तो जो आपका दर्पण होता है वो कैसा दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण होता है, यानी कि अभिसारी दर्पण होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर मिला देता है, जिससे जो इमेज बनती है वो वास्तविकता से अधिक बड़ी बनती है, जिससे क्या होता है दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। समझ में आ रहा है। साथ ही साथ देखिए जो दांत के, कान के, ये सब जो डॉक्टर होते हैं इनको भी इमेज जो होती है वो हमें बड़ी उन्हें देखनी होती है, जिससे वो साफ देख पाएँ, इसलिए वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि एक बिंदु पर आके जब प्रकाश की किरणें मिलती हैं तो उससे क्या होता है, बड़े रूप में वस्तु को देखने में सहायक होती हैं। तो इसी तरह आपसे पूछा जाता है दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, डॉक्टर जो है दांत के, कान के, वो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए सेम उसी प्रकार सोलर कुकर और जो सोलर भट्टियाँ होती हैं उसमें भी हम इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रकाश की किरण मिलती हैं और बहुत जो है अधिक से अधिक रोशनी एकत्र होती है। बात करें टॉर्च की, गाड़ी की हेडलाइट, टेबल लैंप, देखिए इसमें क्या होता है, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है जो आगे लगी रहती है उसको क्या होता है, हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो लाइट चाहिए होती है। अगर वो लाइट पूरे में फैल जाएगी तो हमें चीज़ें जो हमें देखनी है मेन वो क्लियर नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें एक ही डायरेक्शन में वो लाइट चाहिए होती है। और जब वो एक ही बिंदु पर लाइट आती है, मिलाती है, तो वो क्या होती है कि उसको हमें फिर साफ साफ वो बिंदु जो है वो हम देखना चाहते हैं वो देख पाते हैं, इसलिए गाड़ी की हेडलाइट में। वही बात देखिए टेबल लैंप होती है, आप अपने रूम की लाइट बंद कर दीजिए, यदि आपको पढ़ना है आपने टेबल लैंप जला ली, सारी लाइट जो है वो पूरे रूम में ना फैल के सिर्फ जहाँ पे आपको पढ़ना है वो उसी जगह रोशनी देगी। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो सारी एक बिंदु पर आ जाती हैं, तो आपको जहाँ ज़रूरत होती है सिर्फ वो प्रकाश की किरण उतने में ही जाती है। सेम वही हाल देखिए टॉर्च का है, जो आप अपने घर पर रखते हैं, लाइट चली गई, आपने टॉर्च निकाली, जिस बिंदु पर आप फोकस करेंगे सिर्फ उसकी लाइट उसी बिंदु पर रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन सारे उदाहरण आपने देखे, ये उदाहरण आपसे डायरेक्ट जो है वो पूछे जाते हैं एमसीक्यूज के तौर पर। तो इन सब में आपके अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, एक बिंदु पर मिलाता है यानी कन्वर्ज करता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें जब आपकी एक पास पास आएंगी तो आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ज ही तो होना बोलते हैं, याद होगा आपको। तो बस उसी कन्वर्ज से आपको याद रखना है कि आप अवतल दर्पण को अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग भी कहते हैं। अच्छा उसी के ऑपोजिट आपका ये है उत्तल, आपको ये वर्ड याद है कि उत्तल से छोटा होगा। अब जो परावर्तन होता है इसके उभरे हुए तल से होता है, यहाँ पे आपको ये मैंने बताया भी था, देखिए इमेज में ये आपका उभरे हुए तल से इसका परावर्तन होता है। बात करें अगर हम इसके उदाहरण की, इससे पहले ये देख लीजिए कि जो ये प्रकाश की किरणें होती है, मान लीजिए एक किरण इधर से आ रही है
ये किरण ऐसे आ रही है तो ये ऐसे निकल जाएगी, और ये किरण ऐसे आ रही है तो ये ऐसे निकल जाएगी। ये आपका दर्पण है। तो ये किरण क्या हो रही है, एक बिंदु पर मिलने की बजाय क्या हो रही है, दूर दूर फैल रही है। तो बस दूर बिखेर देता है प्रकाश की किरणों को ये उत्तल दर्पण। फैलाने की वजह से जब कोई चीज़ फैलती है तो उसको हम डाइवर्ज होना कहते हैं, और हिंदी में अपसारी कहते हैं। याद रखिएगा, उत्तल को जो है वो अपसारी और डाइवर्जिंग दर्पण भी कहते हैं। बात करें इसके उदाहरण की तो गली बाजार में जो लैंप लगे होते हैं जिसमें रोशनी जो होती है उसको फैलाने की ज़रूरत होती है। बाकी जो आपके मोटर वाहन होते हैं उसके जो बैकग्राउंड मिरर होता है मोटर वाहनों में, वो भी क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि आपको छोटी इमेज देखनी होती है। जैसे आपकी मान लीजिए गाड़ी है, उसमें जो साइड मिरर लगा होता है आपकी मोटरसाइकिल में, आपकी किसी भी प्रकार की गाड़ी में, उस साइड वाले शीशे में जो पीछे से आने वाली गाड़ी आती है वो आप, गाड़ी तो इतनी बड़ी होती है लेकिन आप उसको साफ साफ उस शीशे में देख लेते हैं कि ये गाड़ी पीछे से आ रही। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है वो उत्तल दर्पण में छोटी बनती है वास्तविकता से, तो इस वजह से आप उसको देख लेते हैं। तो वही शोरूम में भी वही होता है कि आपको ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक बार में आप देख पाते हैं। शोरूम हो गया, तो ये सारी जगह पे आपके उत्तल दर्पण यानी कि अपसारी डाइवर्जिंग जो दर्पण है उसका प्रयोग होता है। आई होप आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में ये डिफरेंस क्लियर हुए होंगे। और मैं आपको फिर बोलूँ, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्जाम में आपको डिफरेंस लिखने को नहीं पूछा जाएगा कि भाई आप लाइन खींच रहे हैं और डाल रहे इधर अवतल और उधर उत्तल और आप लिख रहे हैं। आपको जितना मैंने बताया है उतने ही बस आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि अभिसारी इसको कहते हैं, अपसारी इसको कहते हैं। वास्तविकता से बड़े वस्तु को देखने के लिए अवतल, वास्तविक वस्तु को छोटे रूप में देखने के लिए उत्तल। ये उदाहरण बस ज़रूर याद रखिएगा जो मैंने आपको आई होप बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, क्योंकि इनसे भी MCQs बने हैं और बनते ही हैं। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए हम बात करते हैं आगे प्रकाश का अपवर्तन की, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में अब क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके साथ साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो आपको तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस भी लाइन से मिल सकें और आप एक सुपर टेट के लिए बेहतर तैयारी के साथ आगे बढ़ सकें। और साथ साथ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश आपको पता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी यानी वैक्यूम में भी जो है वो चल सकता है, उसे किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और बल्कि वैक्यूम जो होती है, निर्वात जो होता है, उसमें उसकी चाल भी सर्वाधिक होती है ना। लेकिन बात करें जब माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है क्या, प्रकाश की किरण, तो उसकी दिशा में होता है परिवर्तन। बस उसी को हम विज्ञान में, भौतिकी में प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए ये दो वर्ड परेशान करेंगे, इसको पहले साधारण भाषा में समझ लीजिए। एक है सघन क्षेत्र और एक है विरल क्षेत्र। सघन क्षेत्र जिसकी डेंसिटी घनत्व कम हो, विरल क्षेत्र जिसकी डेंसिटी घनत्व ज़्यादा हो। ये ध्यान रखिएगा, कम डेंसिटी सघन, विरल मतलब अधिक डेंसिटी। अच्छा, इस क्रम में मैं आपको एक बात सबसे पहले बता दूं, जो आपसे पूछा जाता है वो आप जान लेंगे तो आपको इसको रटने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, बात करें अगर हम इसके अपवर्तनांक की, यानी कि इसके सघन और विरल की, तो सबसे ज़्यादा ये ठोस में होता है। ठोस का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि आपका ठोस में क्या आ जाएगा, कांच। ठीक है, उसके बाद आपका बात करें कि किस में घनत्व हो जाएगा ठोस के बाद, तो वो आपका हो जाएगा किस में, द्रव। द्रव द्रव में आप जल को मान लीजिए। और उसके बाद बात करें तो गैस, गैस में आपकी क्या होगी, हवा। ठीक है, और इससे पहले मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, ठोस और उसमें कांच, है ना। तो ये क्रम है डेंसिटी ज़्यादा होने का। ध्यान रखिएगा कि ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद जल में, और उसके बाद हवा में, यानी ठोस द्रव गैस के हिसाब से डेंसिटी होती है। बस आपको यहाँ पे यही याद रखना है। तो जो सघन क्षेत्र होगा, बार बार वर्ड आएगा, वो क्या होगा, कम घनत्व, और विरल क्षेत्र जो होगा वो अधिक घनत्व होगा। दोस्तों, तो आपको ये सघन से याद रखना है कम घनत्व, और विरल से याद रखना है अधिक घनत्व। देखिए, जो कम घनत्व होगा, मैंने अभी आपको बताया था एयर यानी कि गैस का कम घनत्व होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, रेयरर। उसको आप बोलेंगे रेयरर। और वहीं जिसका अधिक घनत्व होगा उसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेंसर। मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में इसीलिए करवा रही हूँ कि जैसे किसी भी स्टूडेंट को, तो अगर कोई बाइलिंगुअल है, किसी को हिंदी कम समझ में आती है, इंग्लिश ज़्यादा या इंग्लिश कम हिंदी कम, तो उसको सबको किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है।
यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण कम घनत्व देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि सघन क्षेत्र, ठीक है, सघन क्षेत्र यानी कि रेयरर एरिया जो है आपका, वहाँ से अधिक घनत्व में प्रवेश करती है। अधिक घनत्व यानी कि देखिए ये जल, सबसे ज़्यादा घनत्व मैंने अभी आपको बताया था कि किसका होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है कांच का, ठोस का, लेकिन ये जल ठोस नहीं है, ये तो द्रव है। तो लेकिन फिर भी हवा से जो है इसका घनत्व ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि जब कम घनत्व से अधिक घनत्व की तरफ प्रकाश की कोई किरण आती है, प्रवेश करती है, तो जो अभिलंब होता है हमारा, ये आपको अभिलंब दिख रहा है, ये क्या होता है कि अभिलंब के पास आने का प्रयास करती है। यानी ये जो हमारा अभिलंब है, देखिए वैसे नॉर्मल इस लाइट की जो ये आपकी रे है, प्रकाश की किरण है, यहाँ से जा रही थी, इसको ये यहाँ से होके जाना चाहिए था, ये इसका सीधा पाथ था, लेकिन ये यहाँ से ना जाके इधर से जाती है, यानी कि ये जो अभिलंब है इसके पास हो जाती है, यहाँ से नहीं गई, ये यहाँ से गई और अभिलंब के पास आ गई। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब कम घनत्व से अधिक घनत्व में जाती है तो अभिलंब के पास आ जाती है। दो ही कंडीशन है। देखिए दूसरी कंडीशन को देखिए कि जब प्रकाश की किरण अधिक घनत्व यानी कि ये देखिए आपका यहाँ पे ये जल है और कम घनत्व में आने का प्रयास करती है। कम घनत्व यानी कि ये क्या हो जाएगी आपकी, ये एयर यानी कि हवा, तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। इसको अब ये ऐसे आना चाहिए था, ये ऐसे ना जाके ऐसे जा रही है, ये आपकी अभिलंब है, यानी बीच की जो आपकी लाइन है जिसको इंग्लिश में आप नॉर्मल कहते हैं, ये अभिलंब है। तो ये इससे ऐसे ना आने की बजाय ये क्या जा रही है, देखिए ऐसे जा रही है, अभिलंब से दूर हट रही है, दिख रहा है ना आपको, अभिलंब से दूर हट रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब ये अधिक घनत्व से कम घनत्व में आ रही है। ध्यान रखिए, रे की अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ये है आपकी आपतित किरण, रे ऑफ इंसिडेंस, ये आपकी कौन सी है, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, ये आपके मीडियम है अलग अलग, जिसमें अधिक घनत्व था, इसमें कम घनत्व है। इस तरह से बस आपको ये दो ही कंडीशन याद रखें। कम घनत्व से अधिक घनत्व में जाएगी तो अभिलंब के पास आएगी, और जब अधिक घनत्व से कम घनत्व में आएगी तो इससे अभिलंब से दूर हटेगी। बस ये दो कंडीशन याद रखिए, और इससे ज़्यादा आपको प्रकाश के अपवर्तन में यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बात कर ले उदाहरण की, जो ये सारे ही उदाहरण मिलेंगे आपको, ये किसके उदाहरण हैं, अपवर्तन के, जो आप पढ़ भी रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन आप पढ़ रहे हैं, ये आपके उदाहरण हो जाएंगे अपवर्तन के यानी कि रिफ्रैक्शन के। जैसा कि आपको पता है कि अभिलंब से दूर हटने और पास आने के कारण ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो तारों का जो चमकना है वो भी जो है वो इसी कारण से होता है, ठीक है ना। तारे जो हैं वो इसी कारण से क्या करते हैं, चमकते हैं। उसी प्रकार मछली और सिक्का का अपनी जगह से अलग उठा हुआ प्रतीत होना, ये भी आपके अपवर्तन की ही वजह से होता है। उसके बाद बात करें, अगर मान लीजिए कोई छड़ है, वो छड़ अगर जल में पड़ी हुई है तो वो आपको जल के अंदर छड़ जो है वो हल्की मुड़ी हुई प्रतीत होती है, बस कारण वही होता है कि वो अपनी अभिलंब की स्थिति से दूर या पास जा रही होती है, क्योंकि उसका जो प्रकाश है जब वो आ रही है लाइट, तो उसके जो मीडियम है, माध्यम है, वो बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बस इस कारण से ही होता है। वही चीज़ें सूर्योदय और सूर्यास्त होने के पहले और बाद में दिखाई देना। जब सूर्योदय होता है, जब वो सूर्य उदय हो रहा है तो उससे हमें थोड़ी देर पहले ही दिखाई दे जाता है, और जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो उसके कुछ देर बाद तक दिखाई देता है। उदाहरण को ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि उदाहरण से अभी तक बहुत क्वेश्चन बने हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके और अच्छे अच्छे जो हमारे एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकें। बात करें अगर तारों का अपनी वास्तविक आभासी स्थिति से अलग होना, तो ये भी आपका इसी में आता है। ये पॉइंट्स ज़रूर से याद रखिएगा जितने उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें थी। इसके साथ साथ मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि कैसे जो है वो टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताने की मैं कोशिश करूँगी कि उसमें क्रिटिकल एंगल क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, आपका अपवर्तनांक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको कलर्स के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, लेंस के बारे में आपको पढ़ने मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करें। और सबसे बड़ी बात है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, बेल को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन मिल सके, तभी आप जो है वो उसको वीडियो को देख सकेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।